योगी आदित्यनाथ के लिए एक नई चुनौती एक बार फिर दिखाई दे रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और उन्होंने गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी दौरे किए। वहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश मॉडल की बात की, उन्होंने गुजरात में जाकर गुजरात मॉडल की बात की। यादव परिवार में एक बार फिर अगर बिखराव आता है तो ये यादव परिवार के लिए, अखिलेश यादव की सियासत के लिए, समाजवादी पार्टी की सियासत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। आंकड़ों की बात होती है तब ये बार बार कहा जाता है कि पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है पार्टी का, तो ये एक रेफरेंस बार बार आएगा जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करेगा, जो योगी आदित्यनाथ को परेशान करेगा। लेकिन आखिरकार वो अपने प्रदेश में अच्छा नतीजा नहीं दे सके हैं और इसलिए एक तरह से देखा जाए तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। नमस्कार मित्रों, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव के नतीजे हैं, उसके राजनीतिक फलार्थ क्या है, राजनीतिक मायने क्या है, इसको समझने के लिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में इस बार अप्रत्याशित रूप से कामयाबी मिली है। अप्रत्याशित इसीलिए क्योंकि अगर पिछले 4 चुनावों को देखें गुजरात में तो उसकी सीटें कम हो रही थी, लगातार सीटें उसकी कम हो रही थी। और पिछली बार जब 2017 में चुनाव थे विधानसभा के, तब कांग्रेस ने उसे कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की स्थिति वहाँ अच्छी नहीं है। कांग्रेस ने उस तरह का मुकाबला नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का मुकाबला वो पिछली बार दे पाई थी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है और बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्थिति विपरीत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है और वहाँ जो एक रिवाज चला आ रहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार, तो लगता है वहाँ की जनता ने इसी रिवाज को कायम रखने का फैसला किया है। और अब तक जो रुझान है उसके मुताबिक कांग्रेस आगे है, यानी कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, तो ख़ास तौर पे जो लोकसभा की जो उपचुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में, उसमें एक अप्रत्याशित नतीजा है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी जो पिछले उपचुनाव में 2 संसदीय सीटों को गंवा चुकी है, उसने यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया है। इसको बेहतर ही कहा जा सकता है क्योंकि जो आंकड़े हैं मैनपुरी चुनाव के, उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो मैनपुरी चुनाव में डिम्पल यादव ने, जो अभी तक चूंकि अस्थाई फिगर है ये, जो अभी इसको फाइनल फिगर नहीं कह सकते, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जितने वोट प्रतिशत दिखाई दे रहे हैं 62.55, ये 62% वोट जो है समाजवादी पार्टी को पहले भी मिले हैं। और मुझे याद आता है कि 2014 में मेरे सामने आंकड़ा है, तेज प्रताप जब चुनाव लड़े थे, जब मुलायम सिंह यादव ने 14 में चुनाव लड़ने के बाद मैनपुरी सीट खाली कर दी थी और वो आजमगढ़ के सांसद रह गए थे, तब तेज प्रताप सिंह को वहाँ से लड़ाया गया था और उनको 64.46% वोट मिले थे। तो उस लिहाज से जो अभी तक आंकड़े हैं डिम्पल के पक्ष में, वो 62.55% ही हैं, यानी उस बार के मुकाबले कम वोट मिले हैं। लेकिन उपचुनाव में जहां माना यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के सामने कड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2 पिछले उपचुनाव में जिस तरह का मुकाबला दिया है, जिस तरह का टक्कर दी है, जिस तरह की रणनीति अपनाई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक धारणा ये बन गई थी कि वो इन चुनावों में भी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ने नहीं देगी। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड पे सिचुएशन था, जिस तरह से ग्राउंड पे लड़ाई दिखाई दे रही थी और आखिर वक्त में शिवपाल यादव भी एकदम से साथ आ गए थे, अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए थे, उसकी वजह से भी ये करिश्मा हुआ है। तो हम इस पर आगे बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए किस तरह की संभावनाएं अब हैं, और चूंकि इस चुनाव ने एक अलग तरह का नतीजा दिखाया, लेकिन मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से मैनपुरी सीट का जो एक इतिहास रहा है, वहाँ पर 96 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था और 1996 में पहली बार मुलायम सिंह ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा था और तब उनको 42% से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे। उसके बाद बीच में 2 चुनाव उन्होंने वहाँ बलराम सिंह यादव को लड़ाया, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और वो चुनाव उन्होंने जीते थे।
यानी 1996 के बाद से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पाले में ये सीट रही है हमेशा से। 2004 में जब मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा दूसरी बार, जब बलराम सिंह यादव मैदान से हट गए, तो उसके बाद उस मुलायम सिंह यादव को 2004 में 63.96% वोट मिले और उसके बाद फिर उन्होंने 2004 में ये सीट खाली कर दी और उसके बाद धर्मेंद्र यादव को लड़ाया गया जो उन्हीं के परिवार के यादव परिवार के सदस्य थे और उस उपचुनाव में भी उनको धर्मेंद्र यादव को 62.64% वोट मिले थे। उसके बाद 2009 की कहानी है। 2009 में मुलायम सिंह यादव एक बार फिर यहाँ से खड़े हुए और उन्होंने 56.44% वोट हासिल किए। और उसके बाद 2014 की कहानी है। 2014 में मुलायम सिंह यादव मोदी लहर में, चूँकि ये चुनाव 2014 का चुनाव पूरी तरह से मोदी का लहर था और मोदी के लहर में बहुत सारे सीटों का समीकरण बदल गया था, लेकिन यहाँ से मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। 59.63% वोट के साथ वो चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने ये सीट खाली कर दी और तब 2014 में जो उपचुनाव हुए तब तेज प्रताप सिंह को 64.46% वोट मिले, जो इस वक्त डिम्पल यादव के पक्ष में वोटिंग प्रतिशत दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा। तो ये वहाँ का एक आंकड़ा रहा है। और जहाँ तक मुलायम सिंह यादव जो आखिरी चुनाव उन्होंने लड़ा है 2019 में और जो अभी संसद है उसमें वो सदस्य थे, उसके बाद उनका निधन हो गया, तो उन्होंने ये चुनाव अभी हाल का चुनाव जो है 2019 का चुनाव जब लड़ा था तो उनको 53.75% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत मैनपुरी में बढ़ने लगे थे और इसीलिए ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए वहाँ पर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, खड़ी हो सकती है। लेकिन ये होता भी शायद, लेकिन चूँकि शिवपाल यादव आखिरी वक्त में डिम्पल के साथ खड़े हो गए, अखिलेश के साथ तमाम तरह की जो उनकी शिकायतें थी उसको भुलाकर यादव परिवार एक नज़र आया। अखिलेश यादव के साथ कई सभाओं में उन्होंने बिल्कुल साथ साथ कैंपेन किया, साथ साथ लोगों को वोट के लिए अपील की। तो ये यादव परिवार की जो एकता है उसने रंग दिखाया और मैनपुरी में एक बार फिर से मैनपुरी ने समाजवादी पार्टी और यादव परिवार का साथ दिया है। इससे पहले कि हम मैनपुरी चुनाव के नतीजे से निकलने वाले संदेश की बात करें, हम आपको बता देते हैं कि रामपुर और जो दूसरी सीट है खतौली, उन सीटों पर भी अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी आरएलडी का इस वक्त अच्छी स्थिति में है और जो ट्रेंड हैं और जो नतीजे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी अपनी अपनी सीटों पर, यानी रामपुर में समाजवादी पार्टी बढ़त पे है और खतौली में आरएलडी बढ़त पे है, वहाँ से मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव ने एक अलग तरह का मैसेज दिया है जो पिछली बार के उपचुनाव के विपरीत है। पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी की 2 सीटों पर करारी हार हुई थी। रामपुर में जो आजम खान की सीट थी उस पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, वहाँ पर भगवा झंडा लहरा गया। और रामपुर के अलावा आजमगढ़ में जो अखिलेश यादव की सीट थी, जो अखिलेश यादव ने जो सीट खाली की थी उस सीट पर भी बसपा की जो चुनौती मिली उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जो चुनाव में जीत दर्ज की और निरहुआ वहाँ से चुनाव जीत गए थे। पिछले उपचुनाव के अगर बैकग्राउंड में देखें तो ये समाजवादी पार्टी का एक बढ़िया जो है वापसी है, अच्छा एक बाउंस बैक है कह सकते हैं। लेकिन अब इसके नतीजे को समझते हैं कि इसके मायने क्या हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ये एक योगी आदित्यनाथ के लिए एक नई चुनौती एक बार फिर दिखाई दे रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और उन्होंने गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी दौरे किए। वहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश मॉडल की बात की, उन्होंने गुजरात में जाकर गुजरात मॉडल की बात की, लेकिन आखिरकार वो अपने प्रदेश में अच्छा नतीजा नहीं दे सके हैं और इसलिए एक तरह से देखा जाए तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है, राजनीतिक रूप से एक बड़ा सेटबैक है। 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा प्रदर्शन दिखाया है जिसकी वजह से
योगी आदित्यनाथ के लिए जो एक कह सकते हैं 2024 में एक परसेप्शन की लड़ाई में कहीं ना कहीं ये बात बार बार उभर कर सामने आएगी कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, और जब समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती खड़ी थी और जब अखिलेश यादव और उनका पूरा यादव कुनबा एक साथ खड़ा हो गया था, तब किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंच गई थी। तो ये बात अब बार बार होगी, क्योंकि चुनावों में जब चर्चा होती है और सियासी चर्चा होती है, चुनाव के आंकड़ों की बात होती है, तब ये बार बार कहा जाता है कि पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है पार्टी का। तो ये एक रेफरेंस बार बार आएगा जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करेगा, जो योगी आदित्यनाथ को परेशान करेगा। दूसरा, इस चुनाव का पूरा समाजवादी पार्टी के लिए संदेश ये है कि जिस तरह से यादव परिवार एकजुट खड़ा दिखाई दिया, अगर यादव परिवार में एक बार फिर अगर बिखराव आता है तो ये यादव परिवार के लिए, अखिलेश यादव की सियासत के लिए, समाजवादी पार्टी की सियासत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। क्योंकि जिस तरह से डिम्पल यादव के पीछे शिवपाल यादव जिस मुस्तैदी से खड़े थे, अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से कैंपेन कर रहे थे, जिस तरह से वो बार बार मीडिया को भी ये कह रहे थे कि अब यादव परिवार एक है, अब ये किसी तरह का बिखराव नहीं होगा, तो इस जो वादा था, ये जो भरोसा था जनता के बीच में, इस भरोसे को अगर वो कायम रखेंगे तभी समाजवादी पार्टी को 2024 में इसका लाभ मिल पाएगा। अदरवाइज अगर ये बिखराव एक बार फिर दिखाई देता है, जैसा कि 2022 के चुनाव के बाद दिखाई दिया था, 2022 के चुनाव से पहले शिवपाल यादव साथ आ गए थे। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि उनके नेताओं को कोई टिकट नहीं मिला, उनकी पार्टी को इस चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन सब कुछ भुलाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां सामने आई, उससे किरकिरी बहुत हुई समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की राजनीति की। तो अगर इतिहास एक बार फिर दोहराएगा, तब समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होगी, बड़ी समस्या खड़ी होगी, विश्वास का संकट खड़ा होगा। और समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव का संदेश यही है कि आने वाले समय में यादव परिवार को एकजुट करके रखना पड़ेगा। अखिलेश के नेतृत्व को शिवपाल यादव ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, ये मैनपुरी चुनाव ने ये भी साबित कर दिया है। तो ये सिलसिला अगर जारी रहता है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में यादव परिवार एकजुट रहता है, शिवपाल यादव उनके साथ रहते हैं, और जैसा कि शिवपाल यादव कह रहे थे कि अब दिल मिल गए हैं और दल मिलने में कोई देखा जाएगा, तो अब देखना ये होगा कि क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो शिवपाल यादव ने बनाई थी, क्या वो आगे जारी रहती है या फिर उसका विलय कर दिया जाता है और एक बार फिर से यादव कुनबा मुकाबले के लिए 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के संदेश के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।